हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी किस प्रकार से लिख सकते हैं व हिंदी की कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिख सकते हैं व उसके साथ साथ में मैं आपको मॉडल पेपर का 2022-23 जो ऑफिशियली बोर्ड ने जारी किया है उसका सलूशन भी कराऊंगा। तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक ही वीडियो में 3 टॉपिक कवर करा दिए हैं। इसीलिए आपकी पढ़ाई कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हमें अपने 20 नंबर के क्वेश्चन हमारे होते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं हमारे, जिन्हें हमें OMR शीट पर करना होता है तथा मैंने OMR शीट पर वीडियो बना दी है कि आपको OMR शीट को किस प्रकार से भरना है व उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर सीधा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के अपने इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं OMR शीट पर भरता भी चलूँगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। मतलब पहले का आंसर हमारा कौन है? तीसरा। तो ये पहले का आंसर इसमें कौन भरेंगे? तीसरे को हम भर देंगे। ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको भरना है, ठीक है। केवल उसी में कलर करना है आपको। ब्लैक या मैं रेड से भर दे रहा हूँ, आपको केवल ब्लैक या ब्लू में से एक को भरना है और आपको वाइटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? जो चिंतामणि है वह किस विधा की रचना है? निबंध विधा की, कविता है कि नाटक है कि कहानी है? किस विधा की रचना है? निबंध विधा की यह रचना है। और यह किसकी रचना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना और है, विचार विधि। कौन? विचार विधि उनकी एक रचना है महत्वपूर्ण, उसको भी आपको याद कर लेना है। ये भी उनकी रचना है, किनकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा, मतलब दूसरे का कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है? तीसरे नंबर का। तो इसका भी दूसरे का पहला आंसर सही है हमारा, निबंध विधा की रचना है। तो दूसरे का हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा, एक मिनट रुक जाइए आप, अभी मैं ब्लैक पेन ले लूँ उसको भरने के लिए। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और हरिकृष्ण प्रेमी की। किनकी रचना है? यह मुंशी प्रेमचंद जी की यह रचना है, ठीक है। तो तीसरे नंबर का हमारा कौन सा आंसर हो गया? पहला। तो तीसरे का हम पहला इसमें भर देंगे इस प्रकार से। फिर अपने हम चौथे नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो पहले आप ये जान लें कि शुक्ल युग को हम और कौन कौन युग से जानते हैं। सबसे पहले इसको हम जानते हैं छायावादी युग से। किससे? छायावादी। उसके बाद हमारा आता है, जैसे शुक्ल, एक तो छायावादी हो गया, एक शुक्ल युग, एक प्रेमचंद युग, जैसे हम प्रेमचंद युग भी कहते हैं, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा, एक मिनट रुक जाइए आप, अभी मैं ब्लैक पेन ले लूँ उसको भरने के लिए। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की,
निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और हरिकृष्ण प्रेमी की। किनकी रचना है? यह मुंशी प्रेमचंद जी की यह रचना है। ठीक है, तो तीसरे नंबर का हमारा कौन सा आंसर हो गया? पहला। तो तीसरे का हम पहला इसमें भर देंगे इस प्रकार से। फिर अपने हम चौथे नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो पहले आप ये जान लें कि शुक्ल युग को हम और कौन कौन युग से जानते हैं। सबसे पहले इसको हम जानते हैं छायावादी युग से। किससे? छायावादी। उसके बाद हमारा आता है इसे शुक्ल, एक तो छायावादी हो गया, एक शुक्ल युग, एक प्रेमचंद युग, जिसे हम प्रेमचंद युग भी कहते हैं। वैसे और कौन सा कहते हैं? छायावादी हो गया, प्रेमचंद युग हो गया, इतने ही इसको कहते हैं, शुक्ल युग भी कहते हैं। उसके बाद समय अवधि इसकी क्या है? इसकी जो समय अवधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो समय अवधि है वो है 1900 से 1918 तक। ठीक है, और इसमें जो इसके अंदर आने वाले जो लेखक हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी। कौन कौन? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद आते हैं। और प्रेमचंद युग इसे भी कहते हैं, तो प्रेमचंद तो आएंगे इसमें। प्रेमचंद जी इसके शुक्ल युग के लेखक हैं। फिर मतलब तो चौथे नंबर का कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा? तीसरा। तो चौथे का हम तीसरा भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 5वां नंबर। क्या है? नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है नीड का निर्माण? जीवनी विधा की, आत्मकथा, रेखाचित्र, मतलब किस विधा की रचना है? वैसे तो ये हमारी आत्मकथा विधा की रचना है। और यह नीड का निर्माण किसकी रचना है? यह आपकी रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। किनकी? हरिवंश, आप लिख लेना, हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो 5वें का राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? 5वें का राइट आंसर है हमारा सेकंड, आत्मकथा विधा की रचना है ये। तो 5वें का बी। ठीक है, फिर उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्री प्रवास किस युग की रचना है? किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, भारतेंद्र युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की? किस विधा की रचना है? द्विवेदी युग की यह रचना है। और किसकी रचना है यह? अयोध्या श्री उपाध्याय जी की रचना है ये। आपको यह मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोल दे रहा हूँ, अयोध्या श्री उपाध्याय जी की यह रचना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 6वें का क्या है? द्विवेदी युग, मतलब पहला। तो 6वें का पहला राइट आंसर हो गया। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन एंड सुमित्रानंद पंत। इनकी है हरिवंश राय बच्चन जी की यह रचना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 7वें का तीसरा। तो 7वें का तीसरा हम भर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली सरल गुप्त, सियाराम सरल गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। किसकी रचना है यह? मैथिली सरल गुप्त जी की रचना है। और मैथिली सरल गुप्त की एक और प्रसिद्ध रचना है, कौन? साकेत, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मैथिली सरल गुप्त जी की। ठीक है, तो 8वें का राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सेकेंड नंबर। तो 8वें का बी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, आधुनिक काल कब से कब तक है? कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1943 से 1843 तक, सन
1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। जो इसका राइट आंसर है वो है सन 1843 से अब तक। तो कौन नंबर क्वेश्चन है हमारा? 9 का कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट? तो 9 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, मतीराम किस युग के कवि हैं? किस युग के? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। किस युग के हैं? रीतिकाल के। तो 10वें का राइट आंसर कौन हो गया हमारा? चौथा। तो 10वें का हम चौथा भर देते हैं। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं क्या 11 नंबर क्वेश्चन में। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत ही सरल है, हास्य होता है। ठीक है, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया? तीसरा। तो 11 का तीसरा सी मतलब। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, सोवत ओढ़त पीठ पट श्याम सलोने गात। उपरोक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो 12 नंबर के ऑप्शन से देख लेते हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो कौन है? उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें होता है। तो 12वें का राइट आंसर कौन हो गया? सेकेंड। तो 12वें का हम इसमें सेकेंड भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बहुत ही सरल है, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर का राइट आंसर कौन हो गया हमारा? तीसरा। तो 13 का तीसरा भर दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आगे क्या आ गया है? आ। तो आ इसमें कहाँ पर है? चौथा नंबर। तो 14 का हमारा हो गया डी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 2, 5, 6, 3। कितने होते हैं? 2 हमारा राइट आंसर। तो 15 का ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारा, द्वंद्वबंध, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। कौन सा आ रहा आता है? बहुव्रीहि समास आता है इसमें। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा। तो 16 का तीसरा भर दिया हमने। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंशु का तत्सम होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। आपको 4 ऑप्शन है, ये देख लें आप, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, ये 4 ऑप्शन है इसमें से आपको आंसर देना है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यड़ संधि का सूत्र है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। COMM ही होता है। इसमें आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें और इसमें में से आपका कोई एक आंसर है। अब आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा एक आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो आपको फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति याद करना है, बताना है। मतलब आपको पट धातु, ये पट वाले, पट कौमा नदी और मधु और फल के याद कर लेने हैं। ये आप एक याद करेंगे नदी या मधु या फल के, तो आपको उसी प्रकार से सारे याद हो जाएंगे। तो आपको इनको याद कर लेना है। वैसे इसका राइट आंसर जो है वो है क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा, अपठत धातु का एक वचन पुरुष है। कौन है? 2 वचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, इसको भी आप OMR में अपने भर लेना। अब मैं नहीं भर रहा हूँ। तो ये हमारे हो गए 20 MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हमारा जाता है खंड का, जो कि हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करना होता है। तो
तो इसको भी मैंने आपका सोल्यूशन दिया है, उसको भी आप देख लेते हैं किस प्रकार से। तो मैं अभी इसको भरना तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस पर भी वीडियो बना दी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से भरनी है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, या मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या आता है। तो खंड बा इसमें है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, क्या क्या किसके किसके देने हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस यहाँ से लगाकर मतलब जो है ये गद्यांश, इसका हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले इस पाठ का नाम, क्या पाठ का नाम व इसके लेखक जो भी हैं वो पता होना चाहिए। और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से जानना है कि किससे पाठ है और इसके कौन से लेखक हैं। तो सबसे पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं, और हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी किस प्रकार से लिखनी होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी लिखने के लिए इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें, आपको पूरी कॉपी नहीं दिख रही है तो हाँ, साइज हमारा छोटा हो गया। क्या है, इसको हटा देते हैं साइड में। सबसे पहले आपको ऊपर ऐसे एक स्केच से डाल देना है, ये आपको ले लेना है। एकदम नया नहीं लेके जाना है आपको बोर्ड एग्जाम में, उससे क्यों पीछे छैल जाता है। जैसे इसमें पीछे नहीं आया है, ये मेरा पुराना है, आपको पुराना ले जाना है, मतलब यूज्ड थोड़ा हो। और आपको पेन भी पुराने ले जाने हैं, जिससे कि वे अच्छे से आप उसमें लिख सकें। और आपको वही पेन ले जाने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल रूप से लिख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक स्केल से एक ही साइड में 2 लाइनें खींच लेनी है। अब आपके पास कोई जो मोटा चलता हो पेन, उससे खींच सकते हैं, या आप इस शेड से खींच सकते हैं। खींचने के बाद केवल आपको एक ही साइड आपको कॉपी के खींचना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर डाल देना है खंड, जो भी आपका खंड हो। इसमें है खंड बा, तो हमने खंड बा डाल दिया। फिर क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन है हमारी, पहली है, तो प्रश्नोत्तर संख्या पहली। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस होते हैं अथवा में, या तो आपको इसमें ये करना है या तो आप ये करना है। अथवा है यहाँ पर दिया गया है, या तो ये करना है या फिर ये करना है। तो मैंने इसमें ये किया है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का इस प्रकार से, तो एग्जामिनर जान जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको जानना है कि इसके हम लेखक व पाठ का नाम किस प्रकार से समझें। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इस गद्यांश को पढ़ना होता है केवल। आपको पढ़ते हैं, देखो क्या है, ये कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। क्या, मित्रता। एक पाठ है हमारा मित्रता, आ गया देखिए इसमें मित्रता। अब आपको ये याद कर लेना है, सभी पाठ याद कर लेने हैं व उसके लेखक याद कर लेने हैं। तो अब हमें याद करना है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आप किसी भी उस उठा को देख लें, उसमें उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई होगी। जैसे इसमें कौन है, सब मित्रता के ऊपर बातें हैं। तो यह किससे आया है, मित्रता पाठ से आया है। मतलब उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और वह जो भी बता रहा हो उसी के आधार पर आपको उसके पाठ का नाम व उसके लेखक लिख देने हैं। ठीक है, ये आपके मतलब जो बुक से बाहर से नहीं आएगा, बुक से ही आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसका आंसर हमारा देख लेते हैं। क्या है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रश्न है ये हमारा। इसका आंसर हमें किस प्रकार से देना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इधर डाल देना है उत्तर फर्स्ट, मतलब उत्तर हम पहले का दे रहे हैं। फिर क्या लिखना है हमें, संदर्भ। तो हमें ब्लैक पेन से मोटी एक हेडिंग डाल लेनी है, संदर्भ, ब्लैक पेन से। फिर हमें लिखना है क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित पाठ मित्रता। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और ब्लैक पेन से तभी लिखना है जब आपको पूरा श्योर हो, पता हो कि हाँ यही पाठ से आया है व इसके लेखक यही हैं, तभी आपको ब्लैक
पेन से लिखना है, अन्यथा इसको आपको पूरा ब्लू पेन से लिखना है। उसके पाठ क्या है, संकलित पाठ मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से आप संदर्भ लिख सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे का आ जाए तो आपको ये जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है उसको सेम रखना है, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है उसको आपको चेंज कर देना है। पार्ट का नाम चेंज कर देना है, जो भी पार्ट का नाम वो डाल देना है, और उसके जो लेखक हैं वो डाल देना है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा पूरा संदर्भ। इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पूरे। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखा ये चली है इसकी आपको व्याख्या करनी है। कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डाल देना है व्याख्या हेडिंग। फिर उसके बाद लिखना है आपको क्या, उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें बताते हैं कि ऐसा बताना चाहते हैं कि, ये गद्यांश है तो उसमें लेखक हमें ऐसा बताना चाहते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है। इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्याख्या में हमें करना क्या होता है। तो व्याख्या में हमें इतने ही शब्दों को अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको लिखकर दिखाया है। देख लेते हैं। यह तो सेम लिख देना है। उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें बताते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि एक ही स्वभाव, आचरण, गुण, चरित्र एवं समान चीज़ों में रुचि रखने वाले लोगों के बीच ही मित्रता हो सकती है। वह समाज में लोग एक दूसरे में विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे से ही मित्रता करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग उन गुणों को सीखना चाहते हैं जो उन व्यक्तियों के पास हैं। मतलब ऐसा ये बिल्कुल भी गलत है कि जिन लोगों के जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो उनको भी क्रिकेट ही पसंद होगा। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, उनका भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होगा। एक आध दोस्त हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि सभी को वह मैथ पसंद हो। ऐसा तो होता है नहीं है। किसी को इंग्लिश पसंद होती है, किसी को साइंस, किसी को सोशल साइंस, ऐसा होता है। पर ऐसा नहीं होता कि उसमें मित्रता ना हो, तो मित्रता तो हो ही जाती है। तो यही हमें बताया गया है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है क्या, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से क्यों आकर्षित होते हैं। इसका आंसर मैंने क्या लिखा देख लेते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि जो गुण उन लोगों में है वे उन्हें हम सीख लें। मतलब जो गुण उन लोगों में देखते हैं वो इसलिए फ्रेंडशिप करते हैं कि उन गुणों को हम सीख सकें, उनके ही जैसे हम पढ़ने में हो जाएं, उनके जैसे पढ़ने में हम होशियार हो जाएं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न पाक, मतलब प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा उत्तर। 3 क्वेश्चंस थे इसमें, तीनों क्वेश्चंस हो गए जो कि आपके 2-2 नंबर के थे। 3 क्वेश्चंस, 6 नंबर आपको इसके मिल गए, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर, क्या है देख लेते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक हमने किसने दिए थे, गद्य के। अब किसके देना है, पद्य के। पद्य के भी देख लेते हैं, पद्य के। तो हमारा आ गया है, क्या क्वेश्चन दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें अब अलंकार बताना है कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है सेकंड नंबर। इसमें भी अथवा होता है, आपको ये करना है या फिर ये करना है। तो इसका ये मैं कर रहा हूँ, तो क्या करना है इसमें देख लेते हैं इसके भी क्वेश्चंस को। उपरोक्त गद्यांश
उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। अनुराग तड़ा तथा मनु मंजू कंजकनली में कौन सा अलंकार है, ये हमें आपको बताना है। सबसे पहले इसका पहला करते हैं क्वेश्चन, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। इसमें आपको किस प्रकार से संदर्भ लिखना है, उसी प्रकार से संदर्भ लिखना है, पर इसमें क्या करना है, चेंज देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित किससे लिया गया है, यह वन पथ पर से संकलित है। इसके जो इसमें वहाँ पर आता है लेखक, यहाँ पर आएगा रचयिता। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और अगर दूसरा कोई आ जाए तो उसके भी आपको लिख देना है, उस पाठ का नाम व उसके रचयिता। इतना करने के बाद हमें से दूसरे हेडिंग डालना है, क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालकर यहाँ पर आपको उत्तर डाल देना है और यहाँ पर 2 लाइनें खींच देनी है। फिर लिखना है आपको, प्रस्तुत रेखांकित अंशों की व्याख्या से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सुंदर सावरे शरीर वाले राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं तो रास्ते में कुछ स्त्रियां उन्हें एकटक निहारती हैं। किसको, राम जी को। उन स्त्रियों के ऐसे मन भाव को देखकर कवि कहते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ठीक है, इसमें क्या था, मैंने जो इसको अपने ही शब्दों में कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया है। बस यही होती है हमारी व्याख्या। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, अनुराग तड़ाग, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। और उसमें मन मंजू में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। तो आपको यहाँ पर लिख दिया, ब्लैक पेन से लिख दिया, इसको भी लिख के ब्लैक पेन से लिख दिया। ठीक है, इसके भी 2 नंबर, इसके भी 2 नंबर और इसके भी 2 नंबर, हमारे 6 नंबर इसके भी हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में, तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है ये, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमें इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो किस प्रकार से करेंगे इसका अनुवाद, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, जो भी हो। फिर इसमें भी आप जॉन कर रहे हो, का कर रहे हो तो का, खा कर रहे हो तो खा। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सी है, खा, तो यहाँ पर आप खा भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है, इसका कैसे लिखना है संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी संस्कृत खंड के प्रथम पाठ वाराणसी से लिया गया है। बस इतना ही आपको लिख देना है, ना तो इसमें लेखक होते हैं ना ही इसके रचयिता होते हैं। बस आपको ये लिख देना है, ये प्रथम पाठ से आया है कि सेकंड पाठ से आया है। अगर नहीं भी पता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीधे लिख सकते हैं संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो करते हैं, क्या है, मानव जीवन संस्कृत संस्कृति, इसको आपको पूरा पढ़ के हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। आप इसका और इसका, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसका भी देख लेना है, इसका भी देख लेना है। इस पर मैं आपको अभी करा दे रहा हूँ, इस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसका भी, जिसमें मैं हिंदी में अनुवाद करा दूंगा, उस भी वीडियो को आप भी देख लेना। तो इसका अनुवाद किस प्रकार से करना है देख लेते हैं। इसका हमें अर्थ लिखना होता है हिंदी में, किस प्रकार से लिखा है हम देख लेते हैं। मानव जीवन संस्कृत एवं हमारी संस्कृति का एक मेल होता है। ये हमारे पूर्वजों के प्राचीन मानव जीवन एवं महान संस्कृति एवं पुराने आचरण कवि उनके आचरण पर कुर्बान है। जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा जी, उनके जो आचरण एवं संस्कृति थी उन पर हमारा जीवन कुर्बान है, मतलब उन्हीं का आज्ञा का हमें पालन करना है। हमारी अपनी ऐसी नगरी आचरण व जीवन को अपने पूर्वजों के लिए जीवन संस्करण एवं
अच्छे आचरण को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार के हमारे दादा परदादा मतलब पूर्वजों का आचरण था उसे हमें अपनाना चाहिए व हमें अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या हमें अपने जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको समझ कर आप लिख सकते हैं। जितना आपको समझ में आए समझ कर आप हिंदी में इसका अनुवाद कर सकते हैं। फिर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपके श्लोक होते हैं, इसको आपको लिख लेना है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये है, ठीक है। इसका हमें अर्थ लिखना होता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है कौन सा, ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो हम डाल देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 संदर्भ। इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है वो भी देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत के जीवन सूत्रावली पाठ से अवतरित है। किससे आ गया है ये? जीवन सूत्रावली पाठ से लिया गया है। इसका मैंने कराया है। क्या है इसका व्याख्या कर देते हैं। इसकी क्या है? मनुष्य मतलब है मानव हित प्रियो, मानव अहंकार को छोड़कर प्रिय हो सकता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। मनुष्य इच्छा को छोड़कर धन हो जाता है, धनी हो जाता है, यहाँ पर होगा इच्छा को छोड़कर धनी हो जाता है। मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। मतलब इसका आपको अर्थ लिखना होता है हिंदी में। क्रोधित सोचती, ठीक है, यही है। मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनी बन जाता है। मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। इसका आपको अर्थ लिख दिया मैंने। और यही है सर्वे भवन्तु, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, ये भी इसका होता है ये, ठीक है। आपको 3 जीवन मतलब 3 ये याद कर लेने हैं। 2 तो आपको आएंगे और 1 आपको लिखने को आएगा। अभी आगे कराऊंगा मैं उसको भी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां। कौन है? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ये होता है मतलब आपके जो भी आती हो, जैसे ज्योति जवाहर, ये जो भी आता हो आपके वहाँ पर, आपके स्कूल मतलब जो क्लास टीचर हो उनसे आप पूछ लेना है हिंदी के, वो आपको बता देंगे कि आपके बोर्ड में कौन सी आएगी, ठीक है। जय सुभाष, कर्ण, कर्मवीर, भरत ये है, ठीक है। इसको आप पूछ लेना। इसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ये बहुत ही बड़ी होती है। बड़ी नहीं होती मतलब आपको लिखना ज़्यादा नहीं होता, 3 नंबर का आता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है 6वां नंबर। इसमें क्या है? 6वें और 7वें एक, 6वें का और 6वें का खा। इसमें क्या करना होता है? दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए व उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब हमें जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का लिखना है। ये कितने नंबर का आता है? ये 5 नंबर का आपको होता है। किस प्रकार से कर लेता ना है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम कर देते हैं, आपको जो भी इसमें तीनों में से याद हो उसको आप कर सकते हैं। तो हमने किया है इसमें किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। किस प्रकार से किया है आपको दिखा देते हैं। पर मैंने इस पर भी वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको डाल लेना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6। इसमें कौन सा कर रहे हैं हम? 3rd। तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल लिया। 6 का कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा नंबर कर रहे हैं? 2nd नंबर। तो 2nd नंबर डाल दिया कार्ड यहाँ पर, जिसका भी जो जीवन परिचय उसका नाम डाल देना है। जैसे जयशंकर प्रसाद डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको उत्तर। तो ये मैंने कॉपी पर लिखा है, आप उसमें लिखेंगे तो आप यहाँ पर एक लाइन खींच लेना।
उसके बाद किस प्रकार से लिखना है देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म, जिस भी सन में उनका जन्म हुआ हो उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे कि आपको एग्जामिनर वही पढ़ेगा जो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे उसको ये देखना होता है कि जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या, माता का नाम क्या था, कहाँ तक शिक्षा हुई थी। आप ब्लैक पेन से इसको तभी लिखें जब आपको यह पूर्ण रूप से पता हो कि हाँ यह इसका सही आंसर है, वरना आपको वह सीधे गलत कर देगा, क्योंकि नज़र उसके सीधे यहीं पर जाएगी। अगर आपको पता है कि हाँ इसके यही लेखक हैं तो आप फिर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे ब्लू पेन से ही सारा लिखें। ठीक है। सन 1890 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पिता में बहुत बड़े शिव भक्त थे तथा दयालु व ईमानदार व्यक्ति थे। इनकी शिक्षा मात्र कक्षा 8 तक स्कूली शिक्षा थी और इनका बचपन बड़े सुख के साथ गुजरा, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही कई तीर्थ यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद इनके पिताजी बड़े बीमार हो गए, मतलब बीमार हो गए। फिर इनकी कुछ मृत्यु हो गई इनके पिताजी की। फिर इनके कुछ वर्षों बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया, और माता के देहांत होने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई ने की। इस प्रकार से आप बनाकर लिख सकते हैं। फिर इनकी भी मृत्यु क्षय रोग के कारण हो गई थी, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1937 में। फिर आपको यहाँ पर डालना है रचना। इनकी चंद्रगुप्त, एक रचना का नाम जिसने डाल दिया चंद्रगुप्त। आप 2 से 3 भी लिख सकते हैं, पर 1 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके आपके 5 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसे आप मैंने वीडियो बना दी, आप उसको देख लें। इसकी इनकी रचना लिख दी है चंद्रगुप्त। उसके बाद छठवें का खा आता है हमारा। दिए गए कवियों में से इसमें था लेखक छठवें में, और छठवें के खा में है कवि। कौन कौन है, गोस्वामी, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। तो हम सूरदास जी का लिखा आपको बता दिया है। देखिए किस प्रकार से। प्रश्न नंबर छठवें का 6 नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, छठवें का खा। ठीक है, किस प्रकार सूरदास, यहाँ पर हेडिंग डाल दी, फिर आपको डालना है जीवन परिचय। सूरदास का जन्म उसी प्रकार से, अगर आता हो सही पता हो तो ब्लैक पेन से, नहीं हो तो ब्लू पेन से। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सिही नामक स्थान को मानते हैं। ये जन्म से अंधे थे या नहीं, इसमें अभी भी विद्वानों में मतभेद है, परंतु जिस प्रकार इन्होंने पद की रचना की है वह कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये पद को गाने में बहुत निपुण थे, मतलब अच्छे प्रकार से गाते थे। इस प्रकार वल्लभ भाई चाई जिनके गुरु थे, इन्होंने उनका मतलब एक बार आए थे वल्लभाचार्य जी, उन्होंने इनको एक पद गाकर सुनाया, और उन्होंने इनको अपना गुरु, मतलब गुरु नहीं, वल्लभाचार्य जी के ये शिष्य बन गए, और उन्होंने एक मंदिर में इनके सौंप दिया। वहाँ ये दीनता के पद गाया करते थे। एक बार इनको किसी ने जहर दे दिया, मतलब जहर दे दिया, पर इनकी राम की भक्ति के कारण उसका कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ा, और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। और इनकी एक रचना सूरसागर इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। देख सकते हैं आपने मैंने क्या लिखा है, आप वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन है देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब अपने एक श्लोक याद लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कौन कौन से, जैसे यहाँ पर आया है सर्वे भवन्तु और ये मानव हित प्रयोग, तो इनमें से दोनों में से कोई भी आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा आपको जो भी याद हो वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है, बंद मरण वापी जयो वापी पराजया। तो ये आपको आप 3 याद कर लेना 3 आपको बस। ठीक, अगर आप 3 याद कर लेंगे तो आप 2, अगर कोई भी 2 आ सकते हैं तो आप 1 ही लिख देंगे जो आपको याद होगा। ठीक, 3 में से 2 तो आ जाएंगे, एक में अथवा वाले में, और एक आपको बचा रहेगा तो आप उसी को लिख देना। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां आ जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में।
संस्कृत में उत्तर देने हैं। इसमें सारे जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। संस्कृत वीर केन पूछे, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कौन कौन से किए हैं? पुरराज का अस्ति, तो पुरराज एक भारत वीर अस्ति, ठीक है। फिर वीर केन पूछते, वीर वीरेन पूछते। इस प्रकार से आपको लिख देना है, यहाँ पर ऐसे बना देना है, ठीक है। इसको भी आपको लिख दिया। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किस विषय? आपको 4 ऑप्शंस आएंगे। पर्यावरण, आतंकवाद, ये जनसंख्या, नारी, ठीक है। इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन आएंगे, जो कि आपका 9 नंबर का ये आता है, सबसे बड़ा है इसमें। ये आपको 3 से 3.5 पेज में लिखना होता है। 3 से 3.5, 4 भी हो सकते हैं, इतने पेज में लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 9 का जो भी आप नंबर कर रहे हो। जैसे हमने इसमें कर रहे हैं आतंकवाद कारण एवं निवारण, हमने डाल दिया आतंकवाद कारण एवं निवारण। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है हेडिंग, डाली नहीं हमने, रूपरेखा। क्या? रूपरेखा। इससे डाल देते हैं हम। आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। रूपरेखा डालने के बाद फिर आपको फर्स्ट में आप जो भी मतलब उसके जो पॉइंट्स बनाए, हेडिंग्स बनाए, उसको आपको लिख देना है। आपको 6 से 7 हेडिंग बना लेना है। सबसे पहले मैंने आपको बनाई है ये प्रस्तावना और उपसंहार तो रहती है। उपसंहार का मतलब होता है कि इस सभी से क्या इसका निष्कर्ष निकल के आता है, उसमें आपको उपसंहार में लिख देना है प्रस्तावना। फिर उसके बाद हमने बना दी आतंकवाद का अर्थ, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का कारण, आतंकवाद का निवारण, उपसंहार लास्ट में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन पॉइंट्स पर लिख सकते हैं। उस पर भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना दी है। इसमें आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यह वीडियो वैसे ही आपकी बहुत सारी लंबी हो गई है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जिस भी वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता दें, या आप जैसे इंग्लिश, सोशल साइंस व अन्य किसी भी वीडियो पर चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखें किसी भी सब्जेक्ट पर, तो आप कमेंट करके बता दें, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जल्द ही।